Good morning students. Today we are going to discuss chapter 1 exercise questions of NCERT. चलो क्वेश्चन नंबर बोलो तो क्वेश्चन पर हो 29 पढ़ो तो क्या है लिखा हुआ। हम सुन रहे हैं, पढ़ो। A hollow charge conductor has teeny hole cut into its surface. ठीक है। हाँ ठीक है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर था 1.29। इस क्वेश्चन नंबर में है आपका कि यह कोई एक कंडक्टर है, मान लेते हैं यह कंडक्टर है। इस कंडक्टर का यहाँ पर जो है एक होल कर दिया, यानी इस कंडक्टर का जो ये सरफेस है, मान लेते हैं कि यह हमारा सरफेस है कंडक्टर का। इस सरफेस को हम लोग काट दिए। पुनः आप इसको एज्यूम कीजिए एक फुटबॉल की तरह एज्यूम कीजिए और यहाँ के स्ट्रिप को 3 डायमेंशनली एज्यूम कीजिए। स्ट्रिप का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम लोग कट कर लिए। यह पार्ट जो है डिफरेंशियल एलिमेंट की तरह होगा। ये जो पार्ट हम लोग कट किए हैं यह पार्ट हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट की तरह हो जाएगा। अब जो यह पार्ट हम लोगों ने कट किया है, इस सरफेस का डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वह है सिग्मा। तो सिग्मा जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। जो कटेड पार्ट है यहाँ पर, जो कटेड पार्ट नहीं है उस पर भी टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब हम लोग को दर्शाना है कि यहाँ पे जब काट करके इस प्लेट को हटा देंगे, तो यह प्लेट एज्यूम कर लीजिए यहाँ आ गया कटा हुआ प्लेट। अब इस प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वह सिग्मा है। तो यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जब इस प्लेट को हटा दिए हैं तब का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पोजीशन व्हेन वी रिमूव द प्लेट कटेड एट दिस पोजीशन। इसी स्पेस को, वैकेंट स्पेस को हम लोग होल कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो मान लीजिए कि जब यह हमारा यहाँ पर था तो केवल एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, केवल एक प्लेट के कारण होगा, इस प्लेट के कारण। और जब इस प्लेट को यहाँ पे डाल देंगे तो अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यह बताना है कि जस्ट किसी भी चार्ज कंडक्टर के नजदीक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम लोग को प्रूव करना है इस होल में कितना होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को प्रूव करना है इस होल में। तो इस होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस का होगा और प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का सम होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का जैसे ही सम निकालोगे, इस सरफेस का इतना है और पुनः इस सरफेस का इतना है और ये बचे हुए सरफेस का कितना है। तो इनसाइड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ये प्लेट का, जब इसको हम लोग एब्सेंट मान लेंगे बोल्ड लाइन को, यानी यह पार्ट एब्सेंट है, केवल प्लेट है, तो इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और यह n कैप माइनस इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। और जब इस पूरे सरफेस के कारण ले लेंगे तो पूरे सरफेस के कारण मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पार्ट E रेस्ट कर देते हैं, E रेस्ट, और यह हो गया E प्लेट जो कट किए हैं उसका, तो E कट, दोनों का सम इनसाइड पॉइंट पर कितना होता है, 0 होता है। इसलिए E रेस्ट जो है यह बराबर हो जाएगा E कट, यानी कि जो कटा हुआ पार्ट है उसका हाफ हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक भले माइनस हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, माइनस माइनस हट गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। प्रूफ क्या करना है इसमें, सो बताओ तो। हेलो, यही प्रूफ करना है क्या? हाँ, ये भी तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ही है ना, उससे भी बना सकते हैं पूरा सरफेस लेकर के। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इससे है कि इजिली हम लोग। हाँ हाँ बोलो।
हाँ हाँ, वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, यही ना प्रूव करना है। अच्छा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया? हाँ, तो देखो एक प्लेन शीट के कारण तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, ये किसी भी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सिमेट्री कंसेप्ट दिया है कि कोई है एक छोटा सा पार्ट इसका ले लिए, तो इस पार्ट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, तो रेस्ट पार्ट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, तब तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा 0 होगा। और नेट 0 होगा, ये भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसमें जो हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जो इनफाइनाइट लिए थे और उसका जो हम लोग निकाले थे, उस तरह यहाँ निकालने की जरूरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि यह जो आपको दे रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारा सरफेस था, इस सरफेस में से इतना होल काट दिया हम लोग, काटने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा यहाँ पर वो हम लोग को बताना है। इसलिए जो है ना हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के यह रिजल्ट होता है, और इस केस में इसी रिजल्ट को अप्लाई हम लोगों ने किया तो इनसाइड में फील्ड हमारा 0 होगा। इसका मतलब है कि जितना एक कटेड पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पार्ट का है, दोनों का सम 0 होगा, उसको 0 करके हम लोग रेस्ट पार्ट का निकाल दिए, ठीक है ना। यानी प्रूफ नहीं करना है हम लोग को। गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हैं जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण हम लोग प्रूफ किए हैं, वह प्रूफ यहां नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, डायग्राम बना देंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट बाय कट पार्ट, ये फॉर्मूला लिख देंगे इक्वेशन 1। We know that electric field inside conductor is 0. Therefore, यहाँ लिख सकते हो we know that फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद यह लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, एक फॉर्मूला इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, therefore E रेस्ट पार्ट प्लस E कटेड पार्ट इज इक्वल टू 0। therefore इसके बाद यह लाइन, इसके बाद ये पूरा प्रूफ हो गया ऑटोमेटिक। आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बोलो? एज शोन इन द फिगर, फिगर कैसा है? अच्छा, अब फिगर आयुष भेज सकते हो खींच करके। अच्छा, तुम तब तक क्वेश्चन पढ़ो, कहीं फिगर आ जाएगा ध्यान में तो बना देते हैं। हाँ आयुष, हाँ फिगर दिख रहा है। आ गया फिगर। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाँ ठीक है, फिगर तो हमको दिख रहा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन भी शायद पढ़ा जाएगा। नहीं, क्वेश्चन पढ़ दो एक बार। हाँ 27 है, पढ़ो। हाँ ठीक है। एक कंडक्टर वाला क्वेश्चन है 28 ना, 1.28।
देखो 1.28 क्वेश्चन जो है, आयु सभी रहने देना क्वेश्चन को उसी तरह, इमेज दिख रहा है। पूछना पड़ेगा कहाँ गया आयुष का वीडियो, रुको बैक करने। आ रहा है क्वेश्चन प्रिंट होकर के आ रहा है, तब तक आप बिना डायग्राम वाला क्वेश्चन पढ़िए। तो 27 नंबर बिना डायग्राम है। हाँ चलो, एक स्टूडेंट भेज दिया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर के। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा डाइपोल वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराए थे आपको, फिर भी करा देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 10 का पावर कितना है, क्लियर बोलो तो, -3 है या 5 है? 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज को हम लोग डिफरेंशियल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, डीई बाई जेड एक्सिस कलम है तो डीई बाई डी जेड है, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 है, 5 है न्यूटन पर कूलम। अब मीटर भी होगा पर कूलम मीटर कर देंगे, नीचे जेड है। उसके बाद कहां चला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P का वैल्यू, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका 10 टू दी पावर शायद -7 कूलम मीटर। ये डाटा दिया हुआ है और निकालना है हम लोग को, टॉर्क निकालना है, इसमें टॉर्क ही ना निकालना है। पार्टिसिपेंट हाँ ठीक है, टॉर्क निकालना है। तो इस पर देखिए आप डायग्राम, या मान लो कि एक्स एक्सिस है या हमारा वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है या निगेटिव जेड एक्सिस है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग ले लेंगे यहां से, जिसका लेंथ हो गया डी जेड, तो इसका डी जेड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीज कर रहा है। और डाइपोल मोमेंट जो पी दिया हुआ है वो माइनस में है या प्लस में है, यहाँ पर साइन बताओ, माइनस है या प्लस है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है टोटल हम लोग को निकालना है P और डी बाई डी जेड देते हैं। P का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी जेड, तो P माइनस और जेड डायरेक्शन में है, तो यहाँ K कैप होगा डाइपोल मोमेंट, P का डायरेक्शन निगेटिव जेड में डाल दिए, या P का डायरेक्शन हो गया हमारा P वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं P बराबर Q इंटू डी जेड होगा, स्मॉल डिस्टेंस डी जेड हम लोग लिए हैं डाइपोल का, तो P Q इन P बराबर हो जाएगा Q इंटू डी जेड। अब Q इंटू डी जेड हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए DE बाई डी जेड है और Q के साथ हमारा डी जेड, तो यह डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा,
जिसका वैल्यू P दिया हुआ है। फोर्स हम लोग को निकालना है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स जो है Df बराबर होगा Q इंटू dz, Q इंटू DE, जहां पर Q हो गया चार्ज, DE हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, तो फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब यह फोर्स निकालने के लिए इसको Q बाय dz से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यह हो गया Q इंटू dz, मल्टीप्लाई हो गया, एक साथ कर दो इसको और फिर डिवाइड कर दो DE बाई dz। अब मल्टीप्लाई करोगे तो Q इंटू dz हो जाएगा P और DE बाई dz हो जाएगा, दिया हुआ है आपका डाटा में। तो P का वैल्यू हो गया -10⁻⁻7 और DE बाई dz 10⁵, तो यह आ जाएगा 10⁻², न्यूटन। क्वेश्चन नंबर NCERT 1.24। हाँ चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 28 क्वेश्चन आ जा रहा है, 28 हम बता रहे हैं, उसके बाद हाँ बोलो क्या टॉर्क निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में और डाइपोल मूवमेंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो टॉ बराबर होता है P क्रॉस E, तो यह हो गया डी टॉ, क्योंकि यहाँ डी फील्ड डालेंगे तो P E साइन 180 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा 0, टॉर्क हो गया 0। नेक्स्ट मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट 1.28, इसमें है कि एक कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका यह कैविटी है, इस कैविटी में हमारा कितना चार्ज है, -q है कि +q है, स्मॉल q की कैपिटल Q, सो बता दो के बाद। स्मॉल q है कैविटी के अंदर सेंटर पे या कहीं भी है स्मॉल q, और कैपिटल Q चार्ज कहाँ है, बाहर में। कैपिटल Q चार्ज जो है इस पे है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है स्मॉल q चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से नियर बाई सरफेस पे यहाँ पे डेवलप हो जाएगा -स्मॉल q डेवलप होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। कैविटी में चार्ज तो दिखा रहा है डायग्राम में, आ गया। ओके आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख करके आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक कंडक्टर A with a cavity as shown in figure is given a charge capital Q so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। A में पहले A नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि B नंबर का ये बन गया डायग्राम। पहले A नंबर देखिए, A नंबर को हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं। A नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं, सेल थ्योरम। इस सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है, किसी भी कंडक्टर को जो भी चार्ज हम लोग देंगे वो टोटल का टोटल चार्ज उसके आउटर सरफेस पे अपियर होगा, इनर सरफेस पे अपियर नहीं होगा। तो मान लो कि यह हमारा कैविटी है और यह कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर को हम लोग ये डॉटेड दर्शा रहे हैं, कंडक्टर जो है ये डॉटेड है।
और इस कंडक्टर को हमने मान लेते हैं कि Q चार्ज दिए हैं, जिसका स्मॉल पार्ट जो है Q1 है हमारा आउटर सरफेस पे अपीयर हुआ है। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, जो होता है वो रिजल्ट आ जाएगा। और Q2 चार्ज जो है वह इनर सरफेस पे अपीयर हो गया, इस कंडक्टर के आउटर पे, और ये अंदर इनर पे हमारा Q2 अपीयर हो गया। तो चार्ज कंजर्वेशन से Q1 प्लस Q2 बराबर हो गया 0। जीरो नहीं, Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने मान लिया कि कैपिटल Q चार्ज जो है किसी कंडक्टर को हम लोग देते हैं, तो उसका Q1 पार्ट जो है सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आ गया, और Q2 पार्ट जो है इनर सरफेस पे आ गया। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये पूरा कंडक्टर है। दूसरी बात, हम लोग जो गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लीजिए। अब P पर जो हमारा फील्ड होगा वो हम लोग को निकालना है। तो गॉस लॉ से अगर फील्ड हम लोग निकालते हैं फ्रॉम GL, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो यह बराबर हो जाएगा Q2 बाई 0, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। बट वी नो दैट हम लोग जानते हैं P इज इनसाइड कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be 0। Therefore EP बराबर जो है 0 होगा। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, यहाँ दिख रहा है, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए, तो Q2 बराबर 0 आ गया। अब यह जो है, इसको 1 मान लो, तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 2 एंड 3 को कंपेयर कीजिए, 2 एंड 3 को, तो Q2 जो है 0। अब इस वैल्यू को 1 में पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो Q1 प्लस 0 बराबर Q1 बराबर Q। अब Q1 बराबर Q यह बता रहा है कि हम लोगों ने जो चार्ज दिया है वो केवल आउटर सरफेस पे अपीयर हुआ है, इनर सरफेस पे अपीयर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग Q2 एज्यूम किए हैं ये नहीं होगा। लेकिन आपको इसको प्रूफ करने के दौरान इसको मानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी आप मानिएगा प्रूफ करने के दौरान, और तब यहाँ लिखिएगा कि 10 द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर अपीयर्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। यह लैंग्वेज लिखना होगा, 10 लैंग्वेज लिख देते हैं, 10 चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर appears on its outer surface only, ONLY only. This statement is also known as सेल थ्योरम। इसको सेल थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं, इसलिए यह वर्ड भी आप लिख लीजिए, सेल थ्योरम इसका नाम है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है बी पार्ट। ये ए पार्ट था, ए नंबर का आंसर था, यानी 1.28 का ए पार्ट था, क्वेश्चन था। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है कि another conductor B with charge a small q is inserted into the cavity keeping B insulated from the A। अब एक दूसरा चार्ज इसमें हम लोग क्या किए, अब बी पार्ट में आ रहे हैं, ए को मिटा दे रहे हैं। अब बी पार्ट के डायग्राम में आ जाइए। बी पार्ट के डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया है Q अंदर में, इसको B नाम है और इस स्फीयर का नाम A है। अंदर में B को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सो दैट टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। B में शो करना है, और C में शो करना है ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी सील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट सजेस्ट ए पॉसिबल वे। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यह क्वेश्चन है। टाइम इन 10 मिनट, 10 मिनट में खत्म होगा, अभी है ना, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको डाल दिए अंदर में Q चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पर डेवलप हो जाएगा आपका माइनस Q चार्ज इनसाइड में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, इसके बाहर डेवलप हो जाएगा प्लस स्मॉल q। तो प्लस स्मॉल q बाहर में डेवलप हो गया, अंदर में हमारा
-q डेवलप हो गया सच दैट कि इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। तो इसलिए आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज यानी q t ऑन आउटर सरफेस बराबर हो जाएगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q एंड चार्ज एट इनर सरफेस इनर सरफेस या बराबर हो जाएगा -q इनर पे हो गया। और कैविटी के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल करके हम लोग डाले हैं ताकि इस चार्ज को इसमें टच नहीं कराए हैं, क्योंकि यह चार्ज इसमें अगर टच हो जाएगा तो कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर हमारा चार्ज यहाँ पे केवल अपीयर होगा, इनर सरफेस पे गायब हो जाएगा सेल्फ थ्योरम से। इसीलिए यहाँ पे टच नहीं कराए हैं। इस बी पार्ट को जो इंसर्ट किए हैं वह इस ढंग से इंसर्ट किए हैं कि बी को ए के अंदर डाले, लेकिन वह इंसुलेटेड है, यानी चार्ज जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से या यहाँ पर जो है अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का ट्रांसफर 3 मेथड पढ़े थे, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो उसका इंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कंसेप्ट यूज करना है, तो यही लिखेंगे Q आउटर और Q इनसाइड बी पार्ट में। उसके बाद सी पार्ट में है कि ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिल्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस अब बी के जगह जो है किसी इंस्ट्रूमेंट को डाल दो, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इस कैविटी में डाल देते हैं। मान लेते हैं कि यह हम लोग मेटेलिक केज ले लेते हैं और केज में कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पे डाल दिए, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को डाल दिया हम लोग। तो चूंकि यह कंडक्टर के इनसाइड है और इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में कितना भी चार्ज देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसका कोई भी इन्फ्लुएंस इस पे नहीं होगा। तो एक पॉसिबल वे हम लोग को बताना है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट should be placed inside metallic cage to shield it। shield माने होता है लॉक करना, ब्लॉक करना, बाहरी इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना। तो to shield it from influence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मेटेलिक केज डाल दिए हैं, आप किसी भी कंडक्टर का केज डाल सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं इस मेथड का यूज करने के लिए। बस यही है। 28 के बाद बोलिए, 1.28 के बाद बोलिए 1. कितना 30 हेलो 30 बोलो 30 ना। 30 में क्या है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग निकाल चुके हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, लेकिन हम लोग को कूलम्स लॉ से यहाँ निकालना है। आपको गॉस लॉ के क्लास में बताए थे कि इसी को कूलम्स लॉ से बोलेंगे तो आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आप देखिए हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, 5 मिनट टाइम है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, आधा के बाद उसको आपको घर पे करना है। देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। कूलम्स लॉ का कैसे यूज करेंगे सो देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ट्रिक पढ़ेंगे, वो ट्रिक से आपका ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर कोई हम लोग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रड ले लिए हैं, या यूनिफॉर्मली चार्ज जो है ये रड है। अब P पॉइंट जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ये P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से कुछ मान लो, एक डिस्टेंस है इसलिए इसको जनरली R मान लेते हैं हम लोग ये डिस्टेंस। अब जो है यह O हो गया जनरली। अब आप कहिएगा कि हम लोग जिस पॉइंट पे निकालना होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो कॉम्पिटिटिव ट्रिक यहाँ पर यह है कि हम लोग जो भी चार्ज दिया रहेगा उसका सिमेट्रिक लाइन ले लेंगे। सिमेट्रिक लाइन हम लोग जो है ड्रॉ कर लेंगे, या सिमेट्रिक लाइन हुआ जिसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो ये सिमेट्रिक लाइन को ही रेफरेंस लाइन आपको मानना है।
और इस P पॉइंट पर हम लोग को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अब आप याद कीजिए, डिफरेंशियल एलिमेंट में कट 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 करके एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट जो है y डिस्टेंस पे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो y डिस्टेंस पे dy लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करिए, या dy लेंथ का। तो इसका चार्ज जो होगा वो हमारा dq हो जाएगा। अब यहाँ से एक डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, या y है या r है, इसको x मान लेते हैं डिस्टेंस को हम लोग, ठीक है ना। डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इस पॉइंट को, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लो, या यहाँ पर भी थीटा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो हमारा बना रहा है थीटा। अब P पॉइंट पर देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट dq, इसको बोलेंगे लैम्डा इंटू dy। dy लेंथ हो गया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, तो लैम्डा dy हो गया हमारा dq। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इसको dE से डिनोट करेंगे। तो यह हो गया 1/4πε0, q के जगह हो गया dq, बाई डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर, और डायरेक्शन जो हो गया इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह डायरेक्शन हो गया। यहाँ +1 यूनिट डालोगे, यह पॉजिटिव है तो यह हो गया dE। अब देखिए इस डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कीजिए, 1/4πε0 लैम्डा dy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब यहीं पे आपको सोचना है, टाइम खत्म हो जाएगा तो फोन कर देना या इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना, ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा पूरा। आगे यहीं से शुरू करेंगे जहां कटेगा वहां से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का यह dy लेंथ हो गया, y डिस्टेंस पे हो गया। यह डिफरेंशियल एलिमेंट अगर ऊपर लेंगे तो y का वैल्यू चेंज करेगा, x का वैल्यू चेंज करेगा, थीटा भी चेंज करेगा। तो ये जो फॉर्मूला आया इसमें dy, y इज आल्सो वेरिएबल, x इज आल्सो वेरिएबल, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इजी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस दो वेरिएबल के लिए बाई पार्ट मेथड यूज करते हैं, जो आगे 12 में आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई का कोई रिलेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक डीई समझ गए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पी पॉइंट पर देखिए डीई इधर आ गया। जस्ट इसका एंटी सिमेट्रिक एलिमेंट अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो इसके कारण डीई इधर जाएगा। तो इस डीई के लिए भी चार्ज उतना ही होगा, डी क्यू लैम्डा डी वाई, साइन केवल अपोजिट हो जाएगा। यह थीटा सेम होगा, यह डिस्टेंस सेम है, यह डिस्टेंस सेम है, यह थीटा है तो यह एंगल थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, डीई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा। और ऊपर में देखिए ये डीई डैश अगर एंटी सिमेट्रिक एलिमेंट का लेते हैं तो इसका हो जाएगा डीई डैश साइन थीटा और यह हो जाएगा डीई डैश इधर कॉस थीटा। तो यानी कि डीई साइन थीटा और डीई डैश साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लोग को केवल जो है एक सरफेस चार्ज भले लीनियर चार्ज डेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला है डीई कॉस थीटा, यही इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा पी पॉइंट पे। बाद बाकी साइन वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी पैरेलल टू द लाइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर जीरो। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा का जो कंपोनेंट आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीई पैरेलल, इसका वैल्यू जीरो होगा। अब यह जीरो कैसे होगा ये भी आपको प्रूफ करना है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ डीई परपेंडिकुलर जो डीई कॉस थीटा होगा यही इंटीग्रेट हम लोग को करना है। तो अगर हम लोग 2 डीई कॉस थीटा लेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट यहाँ पर देखिए, अब यह रेफरेंस है, रेफरेंस पर थीटा का वैल्यू जीरो होगा इस पॉइंट के लिए, और जैसे ही अपर जाएगा तो इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी लिमिट हो जाएगा π/2 थीटा का। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम विल बी lapsed, so we discuss this question in the next class tomorrow.